Assalamu alaikum. Today we'll start with a linear differential equation or a linear form of differential equation. We must know that कि first order differential equation के हमने 5 cases या 5 forms जो है वो पढ़ लिए. अब अगर हम बात करें तो ये 6 form है basically linear differential equation. Remember that कि ये एक form है. नॉर्मली इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से जाना जाता है, लेकिन हमें इक्वेशन को जो है वो राइटिंग फॉर्म के रिस्पेक्ट से ही जो है वो देखना होगा. तो राइटिंग फॉर्म की अगर हम बात करें तो वो कुछ इस तरह से है इसकी कि dy by dx if y is the dependent variable and x is the independent variable. तो equation will be as plus function of an independent variable. Here we have an independent variable as x into a multiple of y is equals to another function of independent variable, or you can say q of x. So this is basically a linear differential equation, writing form of the linear differential equation. Now just quickly recall all the writing forms and all the forms of the differential equation that we had studied before. First differential equation was a variable separable form, in which the writing style was a variable, one first variable into its differential coefficient equal to and on the another side the second variable into इट्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट. यानी अगर मैं बात करूँ तो फंक्शन ऑफ x इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल्स टू अ फंक्शन ऑफ y इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y इफ़ यू हैव टू वेरिएबल x एंड y. सिमिलरली फॉर द होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस फॉर्म यू मस्ट नो दैट कि वहाँ पर आपके पास जो है वो राइटिंग स्टाइल था कि आपको फ्रैक्शन में इक्वेशन गिवन होना ज़रूरी है. इसके अलावा उस फ्रैक्शन के अंदर पॉलिनोमियल्स हों, उन पॉलिनोमियल्स के साथ साथ उसमें जो है वो कोई ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल. पॉलिनोमियल होने का मतलब ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक ये सारे जो फंक्शन है वो उसमें इन्वॉल्व ना हो रहे हों. और उसके साथ साथ नॉन होमोजीनियस के लिए भी यही कंडीशन थी, फ्रैक्शन फॉर्म में होना ज़रूरी था और उसका राइटिंग स्टाइल जो है वो सेम ये था. अच्छा, मेथड ऑफ सॉल्यूशन की बात नहीं करेंगे, मेथड ऑफ सॉल्यूशन जो है वो हम लोग देख चुके हैं तमाम उन्हीं लेक्चर्स के अंदर. एग्जैक्ट फॉर्म के अंदर मेथड राइटिंग फॉर्म थी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0. इसी तरीके से नॉन एग्जैक्ट फॉर्म की भी राइटिंग स्टाइल यही थी, लेकिन कंडीशन से वैसे उसके चेकिंग क्राइटेरिया से डिसाइड करते थे कि अगर पार्शियल डेरिवेटिव विद ऑफ एम फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वाई. सिमिलरली जो हमने नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी उसमें आपके पास वही पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x वो इक्वल या आइडेंटिकल नहीं होते थे. अच्छा, ये है नेक्स्ट फॉर्म के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का राइटिंग स्टाइल कुछ इस तरह से होगा. रिमेंबर दैट कि यहाँ y की पावर 1 बेसिकली होना ये ज़रूरी है, और यहाँ पर जो है वो आपके पास कोई y की पावर नहीं है, यानी कोई y जो है उससे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा. इसके मेथड ऑफ सॉल्यूशन जो है वो अगर हम बात करें तो मेथड ऑफ सॉल्यूशन भी रिकॉल कर लेते हैं कि वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का मेथड ऑफ सॉल्यूशन था डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेथड. इसी तरीके से होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का मेथड ऑफ सॉल्यूशन था कि आप y इक्वल टू वी एक्स सपोज करते थे. नॉन होमोजीनियस का मेथड ऑफ सॉल्यूशन था कि आप ट्रांसफॉर्म करते थे उसे होमोजीनियस में किस तरह से कि x इक्वल टू कैपिटल X प्लस एच और y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस के सब्स्टिट्यूट करके उसे ट्रांसफॉर्म करते थे होमोजीनियस में. एग्जैक्ट का मेथड ऑफ सॉल्यूशन ये था कि आप m फंक्शन को x के रिस्पेक्ट से और n फंक्शन को y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करते थे, और a यूनियन b हमने एक्सप्रेशन पढ़ी थी कि ए एक्सप्रेशन होगी और बी एक्सप्रेशन होगी और उन दोनों का यूनियन लेके आप सोल्यूशन लिखते थे. इसी तरीके से नॉन एग्जैक्ट का ये था कि आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते थे, उससे मल्टीप्लाई कराते थे, पहले एग्जैक्ट में कन्वर्ट करते थे और फिर उसके बाद उसका मेथड ऑफ सॉल्यूशन करते थे. सिमिलरली इसके मेथड ऑफ सॉल्यूशन में अगर हम बात करें तो स्टेप नंबर 1 में मेथड ऑफ सॉल्यूशन ये होगा कि आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना होगा कुछ इस तरह से. इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू एक्सपोनेंट ऑफ इंटीग्रल p of x into dx. So remember that when we are talking about the linear differential equation in this form, you know that the y is the dependent variable and x is the independent variable. मैं जो कुछ भी मेथड ऑफ सॉल्यूशन बता रहा हूँ वो इसी सपोजिशन के साथ बता रहा हूँ. अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन कोई और है, लाइक लेट सपोज इफ़ वी हैव डिफरेंशियल इक्वेशन इन दिस फॉर्म dx divided by dy. Now you know that x is the dependent variable and y is the independent variable. So the differential equation will further be written as a function of y. Linear differential equation is written as function of y because here we have a function of independent variable x. So p of y
इंटू एक्स, इंटू डिपेंडेंट वेरिएबल था इसलिए एक्स कर दिया हमने, इंटू अनदर फंक्शन ऑफ वाई। ये कुछ आपके पास जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा कि एक्सपोनेंट ऑफ इंटीग्रल पी ऑफ वाई डी वाई, यानी उस तरह से ही लेके चलेंगे जिस तरह आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में डी के डिवाइड बाई डी स्मॉल टी, तो हमें मालूम है कि यहाँ हो जाएगा फंक्शन ऑफ टी इंटू के इक्वल टू अनदर फंक्शन ऑफ टी। तो ये कुछ इस तरीके से आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी जाती है। बहरहाल हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जिस इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर इवैल्यूएट किया जाता है उसी से मल्टीप्लाई कराते हैं। ये तो ऑब्वियस है, ये पहले भी हमने नॉन एग्जैक्ट के अंदर देखा था। स्टेप नंबर 2 में, अच्छा स्टेप नंबर 2 में मैं थोड़ा सा रिजिड ये हो रहा हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ इस राइटिंग स्टाइल को समझें। मैं सिर्फ और सिर्फ कह रहा हूँ कि आप इस फॉर्म में लिख दें इक्वेशन को। इस फॉर्म में क्यों लिखें, ये मैं जब सोल्यूशन कोई एग्जांपल करा रहा हूँ तो आप लोगों को बता दूंगा कि इस फॉर्म में हम क्यों लिखवा रहे हैं। लेकिन बहरहाल फ़िलहाल मैं कह रहा हूँ आप बस थोड़ा सा रिजिड होकर मैं कह रहा हूँ कि बस आप इस फॉर्म में लिख दें कि डी डिवाइडेड बाई डी एक्स इंटू डिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ होगा आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। यानी कुछ आप इस स्टाइल के अंदर लिख दें बस अपनी इक्वेशन को। और थर्ड स्टेप के अंदर होगा ये कि आपको जो है वो इंटीग्रेट करना है। तो बेसिकली ये 3 स्टेप हैं कि आपके पास जो है वो मेथड ऑफ सोल्यूशन के रिस्पेक्ट से आप जो है वो स्टेप नंबर 1 में इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे, उससे मल्टीप्लाई कराएंगे अपने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से। स्टेप नंबर 2 में हम कुछ राइटिंग स्टाइल के हवाले से मैं बोल रहा हूँ इस वक्त फ़िलहाल के रिजिड होकर आपको बता रहा हूँ कि इस तरह लिखेंगे, और फिर उसके बाद जो है वो हम थर्ड स्टेप में इंटीग्रेट कर देंगे। अच्छा जहन में रखिएगा कि कुछ चीज़ें हैं इंटीग्रल के रिस्पेक्ट से, लाइक इफ़ आई से इंटीग्रल ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका रिज़ल्ट क्या आता है आपको मालूम है कि इसका रिज़ल्ट आएगा x प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, या x फ़िलहाल हम कहेंगे कि इसका इंटीग्रल x आ रहा है। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू y अगर आप कर रहे हैं तो इसका रिज़ल्ट आएगा y प्लस सी भी आएगा, लेकिन फ़िलहाल मैं जो है वो नहीं लिख रहा इसको। तो जो भी आपके पास है बेसिकली इंटीग्रल, वो आपका रिज़ल्ट ये वापस रिटर्न होता है, यानी कि इंटीग्रल d। और वैसे भी ये एंटी डेरिवेटिव और डेरिवेटिव ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। इस स्टाइल में मैं नहीं समझा रहा बहरहाल, लेकिन फिर भी जो है वो इंटीग्रल डी वाई में रिज़ल्ट जो है वो आपके पास y आ जाता है। अच्छा इसी तरीके से आपको मालूम है कि अगर मैं लिखूँ इंटीग्रल ऑफ डी सम एप्पल, नाउ व्हाट विल बी द रिज़ल्ट, द फाइनल रिज़ल्ट विल बी एप्पल। सिमिलरली इफ आई से इंटीग्रल ऑफ डी स्ट्रॉबेरी, तो रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, स्ट्रॉबेरी आ जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा कि इंटीग्रल का रिज़ल्ट ये जो कुछ भी होगा ब्रैकेट में वो अगेन जो है वो लिख दिया जाता है। यानी डी वाई है तो वाई आता है, डी एक्स है तो एक्स आता है, डी एप्पल है तो एप्पल आता है, डी स्ट्रॉबेरी है तो स्ट्रॉबेरी आएगा, एंड सो ऑन। तो ध्यान में रखें कि हमें भी यहाँ पे इस स्टेप नंबर 2 के अंदर या इस थर्ड नंबर स्टेप के अंदर ये तमाम चीज़ें जो है वो काम आएंगी इंशाल्लाह। देखते हैं कोई इक्वेशन, लेट सपोज फॉर एग्जांपल if you have to solve a differential equation that is written in this form, x dy by dx minus 4y इक्वल टू x पावर 6 एक्सपोनेंट ऑफ x। अच्छा अब इस इक्वेशन के लिए पहले तो एक चीज़ ये समझ लें कि आपको अगर क्वेश्चन दिया जाएगा तो अगर आपके समझ में आता है कि ठीक है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ठीक है आप लीनियर से सॉल्व कर लें, देयर इज़ नो इशू। बट लेकिन अगर आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मेथड नहीं याद तो आप इसको चेक करें कि क्या ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म तो नहीं है। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इसको पहले एलसीएम लेंगे यहाँ पर, तो एलसीएम पे आप देखेंगे x dy से मल्टीप्लाई हो रहा है और y dx से मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैट मीन्स ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म कभी भी नहीं बन सकती, यानी अपोजिट दोनों जो है वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम कभी भी कॉमन लेके इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म नहीं बना सकते। अच्छा क्या ये होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस हो सकती है, यानी हम इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख तो देंगे लेकिन आपको मालूम है कि इसमें एक्सपोनेंट आ रहा है, तो ये होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस तो कभी भी नहीं हो सकती। अच्छा क्या ये एग्जैक्ट हो सकती है, अब ये मालूम नहीं है। एग्जैक्ट के लिए आप जो है वो एम
एम डी एक्स प्लस एन डी वाई वाली फॉर्म में लिखेंगे तो फिर चेक कर सकेंगे। एग्जैक्ट भी हो सकती है, नॉन एग्जैक्ट भी हो सकती है। अच्छा, कोई एक इक्वेशन, ये भी समझने वाली बात है, और एक क्वेश्चन भी पूछा था एक स्टूडेंट ने कि कोई एक इक्वेशन जो है वो मल्टीपल फॉर्म्स से भी सॉल्व की जा सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही इक्वेशन जो है वो उसी फॉर्म से सॉल्व की जाएगी। एक इक्वेशन हो सकता है ये इक्वेशन लीनियर हो, और हो सकता है यही इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट से या नॉन एग्जैक्ट से भी सॉल्व हो सकती हो। तो ये मैं अभी फ़िलहाल आप लोगों को टारगेट दे रहा हूँ कि इसको चेक करें कि ये कौन सी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नॉन एग्जैक्ट है। अगर एग्जैक्ट है तो एग्जैक्ट से सॉल्व कीजिएगा, नॉन एग्जैक्ट है तो नॉन एग्जैक्ट से इसको सॉल्व करके चेक कीजिएगा कि आंसर्स क्या आ रहे हैं। बहरहाल अच्छा, ध्यान में रखिएगा एक और चीज़ के आंसर भी डिफरेंट आ सकते हैं थोड़े बहुत, क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रल के रिजल्ट डिफरेंट हुआ करते हैं। तो ये डिस्कशन जो है वो हम कैलकुलस के अंदर भी देख चुके थे, लेकिन बहरहाल ये ध्यान में रखिएगा कि आंसर डिफरेंट आ सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं, लेकिन थोड़े बहुत जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं। बहरहाल हम इसको सॉल्व करते हैं, देखें क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। राइट नाउ अगर हम देखें तो डी वाई बाई डी एक्स के साथ कुछ भी होना नहीं चाहिए, यानी यहाँ पे कोफिशिएंट जो है वो 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे तो कोफिशिएंट x है, तो फ़िलहाल तो नहीं है। तो फ़िलहाल इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड x ऑन बोथ साइड अगर आप कराएं तो क्या होगा कि इस फर्स्ट टर्म के अंदर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, सेकेंड टर्म में आ जाएगा -4 डिवाइड बाई एक्स इंटू वाई, थर्ड टर्म में आपके पास आ जाएगा x से डिवाइड कराएंगे तो ये हो जाएगा x पावर 5 इंटू एक्सपोनेंट ऑफ x, यानी एक x जो है वो आपका कैंसिल हो जाएगा। नाउ यू कैन सी है कि ये अब जो है वो एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या लीनियर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है मौजूद, जिसमें ये पूरा पार्ट विद अ नेगेटिव साइन, ये पूरा पार्ट जो है वो फंक्शन ऑफ x है, और राइट हैंड साइड पे जो है वो आपके पास ये पूरा पार्ट जो है वो फंक्शन ऑफ एक और दूसरा सेकंड फंक्शन ऑफ x, यानी यहाँ पे कह सकते हैं दिस इज़ q ऑफ x। तो ये ओवरऑल आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म है आपके पास। तो स्टेप्स फॉलो करते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्टेप्स वी हैव टू फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। वी कैन से दिस इज इक्वेशन नंबर 1 here. So finding integrating factor, as integrating factor of this equation will be exponent of integral p of x dx, ये होता है आपके पास। तो यहाँ हो जाएगा exponent of integral -4 डिवाइडेड बाई x dx, जिसमें से आगे इंटीग्रेट करेंगे तो -4 तो कोई इंटीग्रल से बाहर लिख दिया जाएगा। तो आप ये लिख सकते हैं इस तरह से कि exponent of -4 इंटीग्रल 1 डिवाइड बाई एक्स ऑफ डी एक्स, ये होगा। तो 1 डिवाइड बाई एक्स का इंटीग्रल क्योंकि ln x होता है, तो आपके पास ये आ जाएगा -4 ln x प्लस सी। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आना चाहिए, लेकिन जैसे पहले हमने कहा था कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर में हम जो है वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को यूज़ नहीं करेंगे। रीज़न इसका वही है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर का पर्पस जो है वो हम इक्वेशन को मल्टीप्लाई कराएंगे, दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कराएंगे, तो एक्सपोनेंट ऑफ सी यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा। तो इन दो टर्म में से एक्सपोनेंट ऑफ सी को तो हम कॉमन लेके इसको इस वाले एक्सपोनेंट ऑफ सी से कैंसिल कर सकते हैं। तो लिहाजा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को लिखने की इंटीग्रेटिंग फैक्टर के अंदर, रिमेंबर दैट हर इंटीग्रेशन के अंदर ये नहीं होगा, हर इंटीग्रेशन में तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, लेकिन इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब आप फाइंड कर होंगे तो उस वक्त जो है वो हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लिखेंगे। बहरहाल इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं, क्योंकि ln की प्रॉपर्टी अगर हम यहाँ यूज़ करें तो ln की प्रॉपर्टी के मुताबिक -4 जो है वो x की पावर में चला जाएगा। तो ये लिखा जा सकता है e ln x पावर -4, जिसमें से e और ln आप एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, कैंसिल कर देंगे, तो आप ये कह सकते हैं कि x पावर -4 या 1 डिवाइडेड बाई x पावर 4 इज़ बेसिकली द इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। ना अब हमें क्या करना है, इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम अपनी इस इक्वेशन से, यानी जिस इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला उसी से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो स्टेप नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो हम 1/4 को जो है मल्टीप्लाई करा रहे हैं इस इक्वेशन से। तो बेसिकली हम ये करते हैं मल्टीप्लिकेशन। सो वी आर जस्ट मल्टीप्लाइंग 1/x पावर 4 with equation number 1, results as 1 divided by x power 4 dy by dx minus 4 divided by x power 5 y हो जाएगा यहाँ पे, और उसके साथ साथ राइट हैंड साइड पे ये हो जाएगा
एक्स पावर 5 एक्सपोनेंट ऑफ एक्स इंटू 1 डिवाइड बाई एक्स पावर 4, यानी ये कुछ मैंने यहाँ मल्टीप्लिकेशन करा दी। आप देख सकते हैं इक्वेशन जो है वो आपके पास ये है, इस इक्वेशन को हमने 1 अपॉन एक्स पावर 4 से मल्टीप्लाई कराया है, तो 1 अपॉन एक्स पावर 4 यहाँ आ गया, यहाँ पे 1 अपॉन एक्स पावर 4 आएगा तो ये पावर 5 बन जाएगी, और यहाँ पर भी एक्स पावर 4 को मैंने डायरेक्टली इसी तरीके से यहाँ लिख दिया। अभी कैंसिलेशन मैंने यहाँ पे नहीं कराई, ऑल्दो कि कैंसिलेशन हो सकती है लेकिन मैं नहीं करा रहा फिलहाल। ठीक है, यहाँ तक हो गया स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। नाउ स्टेप नंबर 2, फॉलोइंग द स्टेप नंबर 2 एज कि आपको क्या करना था कि जस्ट राइट करना था किस स्टाइल में, ज़रा रिकॉल कर लें। राइट करना था डी डिवाइड बाई डी एक्स इंटू डिपेंडेंट वेरिएबल इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, कुछ इस स्टाइल में लिखना था। मैंने कहा था कि हम रिजिड हैं इस वक्त, हम ये नहीं बता रहे कि यहाँ हम इस स्टाइल में क्यों लिख रहे हैं, लेकिन बहरहाल अभी फ़िलहाल लिखते हैं, फिर देखते हैं कि हमने क्यों लिखा। तो हम ये लिख सकते हैं, और डी डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू डिपेंडेंट वेरिएबल वॉज वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर वॉज 1 डिवाइड बाई एक्स पावर 4 इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स वॉज एक्स पावर 5 इंटू एक्सपोनेंट ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज़ 1 अपॉन एक्स पावर 4। तो आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड तो सेम वही है जो कि पहले थी आपके पास, यहाँ पे वही राइट हैंड साइड यहाँ पर है। लेफ़्ट हैंड साइड में असल में क्या हो रहा है, यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड में हमें इसकी क्लोज फॉर्म जो है वो इस स्टाइल में लिखी है हमने। यानी अगर आप सोचें कि अगर मैं डी डिवाइड बाई डी एक्स का प्रोडक्ट रूल अप्लाई करूँ यहाँ पर, तो क्या होगा, प्रोडक्ट रूल में ये होगा आपके पास u, ये होगा v, यानी इस तरह से ही अप्लाई होगा ना। तो आप क्या करेंगे, v डेरिवेटिव ऑफ u, तो v को आप ऐसे ही छोड़ देंगे 1 अपॉन एक्स पावर 4, देखें आप यहाँ पे है डेरिवेटिव ऑफ u यानी डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, फिर u यानी y आपका ऐसे ही रहेगा, और डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स पावर 4, जिसका डेरिवेटिव अप्लाई करने के लिए आप क्या करेंगे कि एक्स पावर 4 को आप न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, पावर बेस में आएगी, एंड सो रफ़ में करके देखना चाहें तो करके देख लें। ये रफ़ वर्क है, ये हमारे क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। रफ़ वर्क में हम क्या कर रहे हैं, डी डिवाइड बाई डी एक्स को अप्लाई कर रहे हैं वाई इंटू 1 अपॉन एक्स पावर 4 इस चीज़ से। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, v डेरिवेटिव ऑफ u यानी y का डेरिवेटिव आपके पास ये आ गया, और प्लस u डेरिवेटिव ऑफ v अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ x पावर 4 को जो है वो न्यूमरेटर में इस तरह लिखेंगे। तो जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो पहले पावर बेस में आएगी, फिर क्या होगा, ये टर्म तो सेम रहेगी, पावर बेस में आएगी एक दफ़ा, फिर एक पावर और कम होगी यानी कि x पावर -5 हो जाएगी ये। तो x पावर -5 को नीचे अगर हम लिखेंगे तो ये बन जाएगा x पावर 5। तो आप देख सकते हैं ये वही चीज़ है, यानी बेसिकली इस स्टेप के अंदर जहाँ मैंने आप लोगों से कहा था कि हम थोड़ा सा रिजिड हैं कि इस स्टाइल में लिखना है, यहाँ हो क्या रहा होगा कि आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, आपकी ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये क्लोज फॉर्म में इस तरह लिखी जा रही है। ठीक है, हमें जो है वो क्लोज फॉर्म में इस तरह लिखना है। ना अब क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे किस तरह से कि डी एक्स यहाँ राइट साइड पे डिवाइड, लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे जा सकता है। यहाँ आप कैंसिलेशन कराना चाहें तो करा दें, यहाँ एक पावर रिमेन रह जाएगी, तो आपके पास हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे डी वाई डिवाइड इंटू 1 अपॉन एक्स पावर 4, और राइट हैंड साइड पे आपके पास है x इंटू एक्सपोनेंट ऑफ x डी एक्स यहाँ आ गया। अब आपको क्या करना है, अप्लाइंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड थर्ड स्टेप के अंदर। ठीक है ना, ये तो सेकेंड स्टेप था, यहाँ पे ये आपके पास आ गया थर्ड स्टेप कि आप इंटीग्रेट कर रहे हैं दोनों साइड्स पर। तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि डी ऑफ एक्स अगर होता तो आपके पास एक्स रिजल्ट आता, डी ऑफ एप्पल है तो यही रिजल्ट वापस आ जाएगा आपके पास, यानी वाई इंटू 1 अपॉन एक्स पावर 4 को हम लिख सकते हैं वाई डिवाइड बाई एक्स पावर 4। यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं, यानी u इंटीग्रल ऑफ v विल रिमेन सेम, माइनस अगर ये समझ में ना आए स्टेप तो बहरहाल आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला लेक्चर जो अपलोड हुआ हुआ है वो देख लीजिएगा। तो u इंटीग्रल ऑफ v माइनस मदर इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u विल बी 1 एंड इंटीग्रल ऑफ v विल बी एक्सपोनेंट ऑफ x dx ऐसे ही रहेगा, और x इंटू एक्सपोनेंट ऑफ x माइनस एक्सपोनेंट ऑफ x इंटीग्रल ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ x इज रिमेन सेम, प्लस c is the constant of integration here. You can say y divided by x power 4, or you can multiply x power 4 on both sides to finalize the result as y equal to x power 5 into exponent of x minus x power 4 into exponent of x plus c into exponent of c into x power 4. So this will be the final result of your given linear differential equation.
इसके अंदर वही 3 स्टेप हमने फॉलो किए, अगर आप देख सकते हैं। वो क्या, आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड किया, मल्टीप्लाई कराया, राइटिंग स्टाइल जो है मैंने बता दिया था, इस फॉर्म में लिखेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेशन जो है वो आपको प्रोसेस करनी पड़ेगी फाइनल आंसर के लिए। तो दिस इज़ बेसिकली द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम जनरल सोल्यूशन नहीं, हम जो है वो कोई पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालें, यानी वो कोई भी क्वेश्चन जो होगा वो सब्जेक्टेड होगा इनिशियल वैल्यू कंडीशन पर। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई से द डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ dy by dx plus y equal to x and this differential equation is subjected to y of 0 equal to 4। तो ये बहुत सिंपल है डिफरेंशियल इक्वेशन, आप देख सकते हैं इसमें कि ये डायरेक्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में आपके पास मौजूद है। यहाँ 1 को आप जो है वो फंक्शन ऑफ x कंसीडर करेंगे, क्योंकि 1 जो है वो आपका p ऑफ x जो है वो आपके पास हो जाएगा 1 के इक्वल, q ऑफ x आपके पास है x के इक्वल। तो आप डायरेक्टली जो है वो इसको क्या कर सकते हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका इवेल्यूएट करें इसके सोल्यूशन में फाइंडिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर एज एक्सपोनेंट ऑफ इंटीग्रल 1 dx, ये हो जाएगा। आप यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा एक्सपोनेंट ऑफ x प्लस सी, अगेन वही चीज़ कि हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर के अंदर इवेल्यूएट नहीं लिखा नहीं करते हैं यहाँ पे, ठीक है। Similarly now we have to multiply this integrating factor with the equation. If we say this is equation number 1 here, so we are just multiplying exponent of x with equation 1. So the result will be exponent of x dy by dx plus exponent of x into y equal to x into exponent of x। मेरा पेन काम करना ख़त्म कर दिया। ओके, y इक्वल टू x इंटू एक्सपोनेंट ऑफ x, ये आपके पास कुछ रिज़ल्ट है इसमें। अच्छा देखें, बाज़ औक़ात पिछले इक्वेशन के अंदर आपने देखा था e और ln कैंसिल हो रहे थे, तो ये ज़बरदस्ती यहाँ कैंसिल करने की कोशिश मत कीजिएगा। स्टूडेंट जो है वो अक्सर ये मिस्टेक करते हैं कि यहाँ जो है वो खाली पावर को आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर ले लेते हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा मैथमेटिक्स को समझने की कोशिश करें कि e और ln होगा तो आपस में कैंसिल होगा, और e और ln को कभी भी इस तरह से भी कैंसिल नहीं करेंगे हम। यानी अगर फ़र्ज़ करें ये हो e 2 ln x, तो हमने कहा भाई कि e और ln x तो कैंसिल हो गया, e और ln कैंसिल हो गया, और 2x जो है वो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। ये तो कभी भी वर्किंग नहीं होगी, ठीक है ना। ध्यान में रखिएगा, e और ln साथ साथ होंगे तो कैंसिलेशन होगी। 2 को पहले आप पावर में लेके जाएंगे, यानी जो भी बेसिक ln की प्रॉपर्टी है वो आप अप्लाई करेंगे यहाँ पर। यानी यहाँ अगर ये कंडीशन है तो आपको पहले ये 2 को पावर में लेके जाना होगा, फिर उसके बाद e और ln कैंसिल होंगे। अगर कैंसिल हो रहे हैं तो ठीक है, कैंसिल करें। यहाँ पे तो कोई ln है ही नहीं, तो यहाँ कैंसिलेशन कोई स्टेप इसका नहीं होगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर सिंपल एक्सपोनेंट ऑफ x ही है, हमने उसे मल्टीप्लाई करा दिया। अब स्टेप नंबर 2 में क्या था, आपको जो है वो लिखना था कुछ इस फॉर्म में, d डिवाइड बाई dx। यहाँ से यहाँ तक आपका था ये स्टेप नंबर 1। ये अब हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में आपके पास d डिवाइड बाई dx इंटू डिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज़ y हेयर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज़ एक्सपोनेंट ऑफ x हेयर इक्वल टू q of x into integrating factor। q of x was x and integrating factor is exponent of x। so we can see है कि अगेन यहाँ पे भी हमने इसको क्लोज फॉर्म में लिखा है। u इंटू वी अगर आप अप्लाई करना चाहें तो क्या होगा, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना चाहें तो क्या होगा, v यानी ये आ गया, डेरिवेटिव ऑफ u ये आ गया, प्लस u यानी ये आ गया, और डेरिवेटिव ऑफ v यानी एक्सपोनेंट ऑफ x का डेरिवेटिव एक्सपोनेंट ऑफ x ही रहेगा। तो आपके पास देखें ये हमने बेसिकली इस स्टेप नंबर 2 के अंदर हम क्लोज फॉर्म में इसको लिख रहे हैं। तो क्लोज फॉर्म में लिखने के बाद हम क्या करेंगे, dx को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे। राइट साइड पे शिफ्ट करने के बाद इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड पे। तो दिस विल बी द स्टेप नंबर 3। सो फाइनल रिजल्ट विल बी y इंटू एक्सपोनेंट ऑफ x इक्वल टू, यहाँ पे आप देख चुके हैं कि इसको पिछली एग्जाम्पल में भी हमने सॉल्व किया था, सेम वही वर्किंग होगी यहाँ पर भी कि x एक्सपोनेंट ऑफ x माइनस एक्सपोनेंट ऑफ x प्लस c, ये इसका रिज़ल्ट आएगा। तो आप देखें ये है इसका जनरल सोल्यूशन। बेसिकली कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ रहा है तो जनरल सोल्यूशन है। जनरल सोल्यूशन बेसिकली फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। यहाँ पे c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ आवर कंडीशन वाज, सिंस वी नो दैट y ऑफ 0 इक्वल टू 4,
तो हमें क्या करना है, x की वैल्यू में 0 सब्स्टिट्यूट करना है और y की जगह 4 सब्स्टिट्यूट करना है ताकि c की वैल्यू इवैल्यूएट की जा सके। रिमेंबर दैट कि जो कंडीशन गिवन होती है ये हमेशा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू इवैल्यूएट करने के लिए ही दी जाती है, या आप ये कह सकते हैं कि जनरल सोल्यूशन को पर्टिकुलर सोल्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए दी जाती है। तो बहरहाल इसका राइटिंग स्टाइल आपको याद रिकॉल करा देते हैं कि ये कुछ इस तरह से था, y ऑफ x नॉट इक्वल टू y नॉट, यानी राइट हैंड साइड पे आपके पास y की वैल्यू है, ब्रैकेट में जो लिखी है वो x की वैल्यू है। तो x की जगह 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, y की जगह 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये हो जाएगा 4 इंटू एक्सपोनेंट ऑफ 0 इक्वल टू 0 इंटू एक्सपोनेंट ऑफ 0 माइनस एक्सपोनेंट ऑफ 0 प्लस c। तो आप ये देख सकते हैं एक्सपोनेंट ऑफ 0 इक्वल टू 1, सो द रिजल्ट विल बी 4 इक्वल टू, यहाँ पे तो 0 ही हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्सपोनेंट ऑफ 0 वाज 1, सो -1 प्लस c, और द फाइनल आंसर ऑफ द c विल बी -1, यहाँ जाके +1 हो जाएगा, और ये c की वैल्यू 5 आ गई आपके पास। ठीक है, c की वैल्यू 5 आई, इसका मतलब आप सब्स्टिट्यूट कर दें अपने जनरल सोल्यूशन में, ये सोल्यूशन बन जाएगा y इंटू एक्सपोनेंट ऑफ x इक्वल टू x इंटू एक्सपोनेंट ऑफ x माइनस एक्सपोनेंट ऑफ x प्लस 5। दिस इज़ द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ योर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये पर्टिकुलर सोल्यूशन आपका इस तरह से बन गया। कुछ बुक्स के अंदर मे बी कि इसका सोल्यूशन कुछ इस तरह से दिया जाए कि y आप जो है वो हमेशा y को सेपरेट करें, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। आपने इंटीग्रल अप्लाई कर दिया तो बस आपके पास फाइनल सोल्यूशन तो आ चुका है। तो आप अगर इसको इस तरह करें, एक्सपोनेंट यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के तीनों टर्म से डिवाइड हो जाएगा, तो x माइनस 1 प्लस 5 इंटू एक्सपोनेंट ऑफ -x, कुछ बुक्स के अंदर इसी स्टाइल के अंदर सोल्यूशन दिया जाता है। बहरहाल दोनों जो है वो वैलिड हैं, दोनों तरीके सही हैं। तो ये आपके पास जो है वो सेकंड एग्जांपल थी जिसमें हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया। एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें। अच्छा ध्यान में रखें, अगेन वो मैंने चेक नहीं किया इसको कि ये वेरिएबल सेपरेबल है कि नहीं है, मे बी कि ये वेरिएबल सेपरेबल हो। अगर आप चेक करें इसमें कि ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ सकता है नहीं आ सकता, होमोजीनियस है कि नहीं है, नॉन होमोजीनियस है। अच्छा ये होमोजीनियस है, अगर आप देखें ये होमोजीनियस नहीं होगी क्योंकि y को आप राइट हैंड साइड पे लेकर जाएंगे तो ये बन जाएगी x माइनस वाई। ठीक है, तो फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर तो नहीं लिखी जा सकती है, तो इसलिए होमोजीनियस नहीं है। इसी तरीके से ना ये होमोजीनियस है ना नॉन होमोजीनियस है। तो एग्जैक्ट और नॉन एग्जैक्ट को आप चेक कर लीजिएगा, लीनियर से हमने इसे सॉल्व कर लिया। ठीक है, अगर एग्जैक्ट या नॉन एग्जैक्ट हो तो बहरहाल उससे भी सॉल्व किया जा सकता है, फिलहाल हम इसको लीनियर से सॉल्व कर रहे हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट सपोज के आपके पास है क्वेश्चन में x इंटू वाई डैश प्लस वाई इक्वल टू एक्सपोनेंट ऑफ x दैट इज सब्जेक्टेड टू y ऑफ 1 इक्वल टू 2। सिमिलरली अगेन वही चीज़ कि आप देखें कि होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि इसमें एक्सपोनेंट में रिजल्ट एक्सपोनेंट है इन्वॉल्व हो रहा है। तो एक्सपोनेंट अगर आए तो होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस नहीं हो सकती, एग्जैक्ट नॉन एग्जैक्ट हो सकती हैं। चेक कर लीजिएगा आप उसे, वेरिएबल सेपरेबल भी चेक कर लीजिएगा अगर हो तो ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या होगा कि एक्स क्यू के मल्टीप्लाई में है, आप पहले इसको डिवाइड कराएंगे। वाई डैश यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है डी वाई बाई डी एक्स को, तो आप क्या करेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ पे एक्स को डिवाइड करा देंगे पूरी इक्वेशन से, थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, 1 डिवाइड बाई एक्स वाई इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एक्स इंटू एक्सपोनेंट ऑफ एक्स। ये कुछ इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। फिर आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, एक्सपोनेंट ऑफ इंटीग्रल 1 डिवाइड बाई एक्स डी एक्स हो जाएगा, जिसका रिजल्ट आ जाएगा एक्सपोनेंट ऑफ एल एन एक्स। एक दोनों कैंसिल होंगे तो बेसिकली x इज़ द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आप क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई करा देंगे। लेट से दिस इक्वेशन इज़ अल्फ़ा, आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा x डी वाई बाई डी एक्स प्लस x मल्टीप्लाई होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे खाली y रह जाएगा इक्वल टू, और यहाँ पर भी कैंसिल तो हो रहा है लेकिन बहरहाल देखिए मैंने कहा था कि आप जो है वो थोड़ा सा q ऑफ x और इंटीग्रेटिंग फैक्टर को अलग अलग करके ही लिखें। फिर आप क्या करेंगे, इसको क्लोज फॉर्म में लिखने के लिए लिखेंगे डी डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज़ x। ठीक है, इक्वल टू 1 अपॉन एक्स इंटू एक्सपोनेंट ऑफ x इंटू एक्स। तो x से कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेट कर दें दोनों साइड पे, dx को राइट साइड पे शिफ्ट करने के बाद ये हो जाएगा d इंटीग्रल ऑफ डी वाई इंटू एक्स इक्वल टू एक्सपोनेंट ऑफ x dx। यहाँ पे भी इंटीग्रेट कर देंगे तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे yx, राइट हैंड साइड पे आ जाएगा एक्सपोनेंट ऑफ x प्लस c। नाउ अप्लाइंग द कंडीशन हियर एज द वैल्यू ऑफ x विल बी 1, द वैल्यू ऑफ y विल बी 2। सो द वैल्यू ऑफ y इज़ 2, वैल्यू ऑफ x इज़ 1, वैल्यू ऑफ x इज़ 1 प्लस c। तो आप देखें यहाँ पे क्या होगा, c की वैल्यू आपके पास आ जाएगी कुछ इस तरह से कि 2 डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंट ऑफ 1। एक्सपोनेंट ऑफ 1 की जो भी वैल्यू आती है आप इवैल्यूएट कर लें जो भी पॉइंट्स के अंदर है, और या आप इसको जो है वो डायरेक्टली इस तरह भी लिख लें
2 इंटू एक्सपोनेंट ऑफ -1 ये लिखना चाहेंगे, ये लिख लें। आप c की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा पर्टिकुलर कुछ इस तरह से, y इंटू एक्स इक्वल टू एक्सपोनेंट ऑफ x प्लस 2 इंटू एक्सपोनेंट ऑफ -1 इज़ द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। सो दैट्स ऑल। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमने सॉल्व करना सीखी आज। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना सीखेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।